अक्टूबर 1962। थगला रिज की बर्फ से ढकी चोटियों पर एक्सट्रीम फ्रीजिंग कोल्ड में कुछ इंडियन सोल्जर्स एक छोटी सी आउटपोस्ट पर खड़े हैं। उनके पास ना तो एडिक्वेट विंटर क्लोथिंग है और ना ही सफिशिएंट एम्यूनेशन। कुछ ही देर में बॉर्डर के उस पार से हैवी मोर्टार शेलिंग शुरू हो जाती है। टेलीफोन लाइंस कट चुकी हैं और उनका बेस से कांटेक्ट टूट चुका है। जब चाइनीज इन्फेंट्री उन्हें हर तरफ से घेर लेती है तब ये सोल्जर्स आसमान की तरफ देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उन्हें बचाने आएंगे, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली रहता है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। पुरानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा और लद्दाख के पूरे बेल्ट में हमारी आर्मी बिना किसी ऑफेंसिव एयर सपोर्ट के लड़ रही थी। कुछ ही हफ्तों में ये झड़प एक फुल स्केल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है, जहां ग्राउंड पर मौजूद कमांडर्स लगातार कॉम्बैट एयर सपोर्ट की गुहार लगा रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के पास उस समय वैम्पायर और तूफानी फाइटर जेट्स की अच्छी खासी स्ट्रेंथ मौजूद थी, जो चाइनीज सप्लाई लाइंस को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती थी, पर फिर भी उन्हें पूरे वॉर के दौरान जमीन पर ही खड़ा रखा गया। ये बात एक बहुत बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करती है। जब हमारे जवान एक्सट्रीम कंडीशंस में शहादत दे रहे थे, तब न्यू दिल्ली के पार कॉरिडोर्स में एक ऐसी चिंता चल रही थी जिसने पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को पैरालाइज कर दिया था। मुद्दा सिर्फ एक गलत फैसले का नहीं था, बल्कि उस खामोशी का था जो इस फैसले के पीछे छुपी हुई थी। अगर हमारी एयरफोर्स कॉम्बैट रोल के लिए पूरी तरह तैयार थी, तो उन्हें आखिर रोका किसने? क्या ये सिर्फ एक जेन्युइन स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल कवर अप था? आज हम इसी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज द IAF मिस्ट्री ऑफ 1962 इंडो चाइना वॉर। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें उस दौरान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान से देखना होगा। 1950s के दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली नॉन अलाइनमेंट और हिंदी चीनी भाई भाई के आइडियलिस्ट स्टैंड पर चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्णा मेनन का मानना था कि चाइना कभी भी इंडिया पर एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक नहीं करेगा, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बॉर्डर एरियाज में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई, जहां आर्मी को बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के आगे भेज दिया गया। लेकिन यहां मिलिट्री प्लानिंग के लेवल पर एक बहुत बड़ा गैप था। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी और एयरफोर्स के बीच जॉइंट प्लानिंग का कोई कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ BN मलिक ने सेतु बांध रिपोर्ट तैयार की, तो उन्होंने पूरे सिनेरियो को एक अलग ही एंगल से देखा। इन पूरे सेटअप्स ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जहां रियल मिलिट्री कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया गया और हाइपोथेटिकल थ्रेट्स को ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज मिली। तो फिर सवाल ये बनता है कि जब एक्चुअल अटैक शुरू हुआ और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल साफ हो गई, तब हमारे उन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और इंटरनल वॉर डायरीज में ऐसी कौन सी सीक्रेट डेलिब्रेशंस चल रही थी जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के विंग्स को बांध कर रख दिया? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इस इवेंट को एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से प्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट का हमेशा से ये कहना था कि एयर स्ट्राइक्स को डिलिबरेटली इसलिए अवॉइड किया गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एस्केलेट ना हो। उस समय के ऑफिशियल नैरेटिव के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को वार्निंग दी थी कि अगर इंडिया ने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स विच इज़ PLAAF वो रिटेलिएट करेंगे। उनका दावा था कि चाइनीज बॉम्बर्स आसानी से कलकत्ता, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जैसे बड़े इंडियन शहरों को टारगेट कर सकते हैं, जिससे मैसिव सिविलियन कैजुअल्टीज होंगी। इसके अलावा एयर हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप कैप्टन HC दीवान ने भी एक रिस्ट्रिक्टिव नोट तैयार किया था। उनका असेसमेंट था कि नेफा के टेरेन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और दोनों तरफ की पोजीशंस इतनी इंटरलॉक्ड हैं कि एयर स्ट्राइक्स में हमारे अपने ही ट्रूप्स को खतरा हो सकता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एसपी इंजीनियर ने इस असेसमेंट को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लिया। सरफेस लेवल पर यह एक्सप्लेनेशन काफ़ी लॉजिकल और सेफ भी लगती है, लेकिन जब हम उस दौरान के एक्चुअल ऑपरेशन डेटा को डिटेल में एग्जामिन करते हैं
तब कुछ ऐसे बड़े कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते हैं जिन्होंने इस पूरे नैरेटिव को चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं, अगर चाइनीज एयरफोर्स इतनी ही खतरनाक थी तो उनके तिब्बत में मौजूद बेसिस की रियल कंडीशन क्या थी। जब बाद में डीक्लासिफाइड फाइल्स और मिलिट्री हिस्टोरियंस जैसे एयर मार्शल भरत कुमार की रिसर्चेस सामने आई, तब असली कहानी का पता चला। रियलिटी ये थी कि 1962 में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास तिब्बत के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था। तिब्बत के एयरफील्ड्स लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड थे, जहां थिन एयर और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की वजह से जेट्स के लिए टेक ऑफ करना बेहद मुश्किल था। हाई ऑल्टीट्यूड का ये भी मतलब था कि चाइनीज फाइटर प्लेन्स ना तो फुल फ्यूल लोड कर सकते थे और ना ही हैवी बॉम्ब्स को कैरी कर सकते थे। डीक्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब साफ दिखाती हैं कि उनके पास ना तो कोई एडवांस रेडार नेटवर्क था और ना ही प्रॉपर मेंटेनेंस फैसिलिटीज। इसके ऑपोजिट इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल प्लेन्स में बसी थी और हमारे पायलट्स हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स के दौरान देख चुके थे कि चाइनीज साइड पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं था। एक IAF रेकॉन एयरक्राफ्ट ने तो पूरे लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के फ्लाई किया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी बड़ी रियलिटी को देखने में इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो गई। क्या ये सिर्फ एक जेन्युइन इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी इनडिसाइसिवनेस को छुपाने के लिए एक आर्टिफिशियल डर का सहारा ले रही थी। जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ी और चाइनीज आर्मी तेजपुर के करीब पहुंच गई, न्यू दिल्ली में पैनिक का माहौल बन गया। तब तक मिलिट्री लीडरशिप पूरी तरह डिवाइड हो चुकी थी। 4th कॉर्प्स के कमांडर जनरल BM कॉल ने बाद में दावा किया कि उन्होंने क्लोज एयर सपोर्ट मांगा था, जबकि IB चीफ BN मलिक का कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी कोई क्लियर रिक्वेस्ट नहीं की थी। और इस केओस के बीच प्राइम मिनिस्टर नेहरू एक ऐसा कदम उठाते हैं जो उनके नॉन अलाइनमेंट के पूरे प्रिंसिपल के खिलाफ था। उन्होंने US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी को 2 सीक्रेट लेटर्स लिखे जो अब डीक्लासिफाइड हो चुके हैं। इन लेटर्स में नेहरू ने अमेरिका से तुरंत 12 स्क्वाड्रन्स ऑफ सुपरसोनिक फाइटर जेट्स और एक मॉडर्न रडार सिस्टम की मांग की थी, जिससे अमेरिकन पायलट्स ऑपरेट करें ताकि इंडियन शहरों को बचाया जा सके। अगर उस लेटर की मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से थी: वी रिक्वायर मोर लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट प्लेन्स एंड ऑल्सो मैन्ड फाइटर स्क्वाड्रन्स टू प्रोटेक्ट आवर सिटीज फ्रॉम रिटेलिएटरी अटैक्स। ये रिक्वेस्ट दिखाती है कि गवर्नमेंट को अपनी ही एयरफोर्स पर विश्वास नहीं था, या फिर उन्हें लग रहा था कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन इससे पहले कि US कॉम्बैट सपोर्ट इंडिया पहुंचता, चाइना ने 21 नवंबर को एक यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और पीछे हट गए। अगर हमारी अपनी इंडियन एयरफोर्स बिना किसी फॉरेन हेल्प के उन्हें पीछे ढकेलने की क्षमता रखती थी, तो आखिर हम किस रियल कंक्लूजन के सबसे करीब हैं? आज के मॉडर्न फोरेंसिक एनालिसिस और करंट मिलिट्री इंटेलिजेंस स्टैंडर्ड से अगर हम 1962 के डेटा को रीवैल्यूएट करें तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। आज के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स को ऑफेंसिव रोल में ना उतारना इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। हाइंडसाइट में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे फाइटर्स ने तिब्बत में PLA के एक्सपोज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइंस को हिट किया होता तो चाइनीज आर्मी का आगे बढ़ना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। मॉडर्न मिलिट्री सिमुलेशन मॉडल्स दिखाते हैं कि लिमिटेड वॉर्स में ऑफेंसिव एयर सपोर्ट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का मोमेंटम बदल देता है, जैसा बाद में कारगिल 1999 में भी देखा गया। 1962 में हमारी कैपेबिलिटी और नंबर्स दोनों चाइना के बराबर या उनसे बेहतर थे और हमारे पायलट्स ज़्यादा ट्रेंड थे। इनकॉम्पिटेंट डिसीजन मेकिंग और पुअर कोऑर्डिनेशन ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जहां हम अपनी सबसे पोटेंट वेपन को यूज़ ही नहीं कर पाए। तो आखिर में हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि 1962 में एयरफोर्स को ना यूज़ करने का फैसला कोई छोटा मोटा एरर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फेलियर था। हम पूरी तरह से ना तो इसे एक मिलिशियस कवर अप कह सकते हैं और ना ही एक सिंपल ओवरसाइट। ये एक ऐसा क्लस्टर फक बन गया था जहां गलत इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इनडिसाइसिवनेस और मिलिट्री कमांड के बीच का डिस्ट्रस्ट आपस में आकर मिल गए थे। हम आज भी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल होता तो क्या इंडिया वॉर जीत जाता, क्योंकि वॉर के आउटकम्स कई अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं।
लेकिन ये केस आज भी इसलिए मैटर करता है क्योंकि हमें सिखाता है कि रियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के बिना सिर्फ अजम्पशंस पर स्ट्रैटेजी बनाना कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। एक देश तभी सुरक्षित रहता है जब उसके इंस्टीट्यूशंस आपस में कोऑर्डिनेट करें और रियल फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजंस लें, ना कि किसी हाइपोथेटिकल डर के साए में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द इंडियन एयरफोर्स मिस्ट्री ऑफ 1962's इंडो चाइना वॉर।